ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। तूफान ने लड़के ने दवाई 35 लाख की कार ते 11 लाख का कैश। अमेरिका के टेक्सास च हाल ही आए तूफान ने बहुत तबाही मचाई। इस विच एक लड़के का ट्रक पलट की वीडियो वायरल हो रही है। इस घटना तो बाद सैवलेज कंपनी ने लड़के ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਰੀਲੇ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਲੜਕਾ ਦਾ ਟਰੱਕ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਓਨ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਓਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਵਰਲੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पोस्ट करके बयान जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਟੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨॉन ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं सर, खुद उस ऑटो के पास ऑटो में जाकर हमारे जो साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं। ऑटो की विशेषता ये है कि ये 100% इलेक्ट्रिक तो हैं ही, साथ ही ज़ीरो एमिशन है और आप कह सकते हैं ये विशेषता इन ऑटो को प्रदूषण रहित बनाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास है, क्योंकि कुल 4261 जो ऑटो का आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप हम जारी करेंगे, उनमें से 33% जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की विशेष स्थिति को सुधारने का ये एक बड़ा प्रयास उनकी उपस्थिति से। इसके बाद तीसरी अच्छी बात यह है कि विश्व में जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय अवेलेबल है, उस तकनीक के माध्यम से इन ऑटो को संचालित किया जाएगा। और इसके दूसरे जो फायदे हैं उनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक बार अगर चार्ज होगा तो 160 किलोमीटर, जी हाँ 160 किलोमीटर। मेरा सबसे अनुरोध, बहुत संयम के साथ धैर्य के साथ देखें हमारा ये ऑटो आगे बढ़ता हुआ। तो मेरा सभी से अनुरोध, प्लीज हट जाएं, सामने से ऑटो के हट जाएं, सामने देखने दें। ये हमारा आदरणीय, आप देखेंगे मुख्यमंत्री महोदय इस ऑटो में सवार हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी खुद इस ऑटो का और इसके द्वारा जो आरामदायक सफर की हम बात कर रहे हैं, परिवहन विभाग ने जो कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही एक विशेष बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उन्हें एक अलग रूप में स्थापित करती है। खुद मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से, संयम से 1 बाय 1 आप फोटो लें। सर आपके साथ पूरी तरह शामिल होंगे। प्लीज हमारी महिला जो ऑटो ड्राइवर हैं ऑटो के आगे पीछे ना खड़े हों, क्योंकि उससे व्यवधान होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा संयम के साथ। ये हमारा वो ऑटो जो महिला द्वारा संचालित होगा, हमारी महिला खुद इसे चला रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस ऑटो में बैठे हैं और बात कर रहे हैं, इसकी तकनीक की जानकारी ले रहे हैं
तकनीक के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और सब पक्ष देख लेना चाहते हैं। जो ऑटो के लिए सोचा था पॉलिसी में, क्या ऑटो उसी रूप में यहाँ उनके सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर होंगे ये इलेक्ट्रिक ऑटो, जो दिल्ली की जनता के लिए आरामदायक सफर ही नहीं सुनिश्चित करेंगे, बल्कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करेंगे। दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है उसे बहुत ही शानदार बनाए रखेंगे, जिससे हमारी जनता बहुत अच्छे से शुद्ध वायु ग्रहण कर सके। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बात कर रहे हैं ड्राइवर महोदय से, और उन्होंने सारी बातचीत करने के बाद वापस अब मेरा सर से अनुरोध है कि सर फ्लैग ऑफ के लिए सर मंच पर आएंगे। सभी लोगों से अनुरोध, प्लीज आप लोग अब ये वेल खाली कर दें, क्योंकि यहां से ऑटो निकलेंगे। मेरा मीडिया के हमारे साथियों से विशेष अनुरोध है, प्लीज अब वेल खाली कर दें। सर फ्लैग ऑफ करेंगे, ये झंडी दिखाकर हरा ध्वज दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली विधानसभा के माननीय विधायक, अगर आप लोग वेल खाली छोड़ेंगे तो ये सेरेमनी होगी ना सर। मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध, थोड़ा सा पीछे हो जाएं प्लीज, क्योंकि ऑटो वाला हमारा ड्राइवर तभी प्लीज सामने से हट जाएं। आपके लिए ये कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, आराम से आप लोग फोटोग्राफी करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और अन्य अधिकारीगण मंच पर उपस्थित हैं और इन ऑटो को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि हम इसके माध्यम से रोजगार दे पाएंगे। इस अनुरोध और इस संकल्प के साथ कि दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, प्रदूषण रहित उसे बनाएंगे, और इस संकल्प के साथ कि दिल्ली के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी वो चीजें जो दिल्ली के आज के इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाती हैं। आने वाला समय दिल्ली का एक और ये कदम दिल्ली को पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में स्थापित करेगा, जहां सबसे बड़ा बेड़ा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो फिर आपसे यही अनुरोध, जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ हैं, कि आप सब अगर कोई भी वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपने देखा अभी महिला हमारी ड्राइवर बहुत अच्छे से ऑटो को लेकर गई। अगर आप में से कोई साथी वाहन खरीदने के विषय में सोच रहे हैं, तो प्लीज इलेक्ट्रिक वाहन पर ही जाइएगा, इलेक्ट्रिक वाहन को ही खरीदिएगा। और इन ड्राइवर्स की भी स्पेशल ट्रेनिंग की गई है। दिल्ली की जनता से सम्मान से बात करें, जब ये ऑटो में जाएं, दिल्ली के लोगों के साथ बात करें, तो दिल्ली के लोगों को महसूस हो कि एक बेहतरीन सेवा वो ले रहे हैं। इनका संयम, इनका धैर्य, इनका सम्मानजनक भाषा जहां इनका सम्मान अर्जित करेगी, वहीं दिल्ली की जनता को भी सम्मानित करेगी। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम में, मेरा अनुरोध, अब ऑटोज को रोक दिया जाए। मेरा अनुरोध एक बार, अब हम ऑटोज को रोक दें प्लीज। बाकी ऑटो बाद में निकल जाएंगे, अब कार्यक्रम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, इस अवसर पर हम सबको, मीडिया को संबोधित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बड़ा कदम दिल्ली सरकार का आज, और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम ये लिया है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो प्रेस ब्रीफिंग और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो शुरू होने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि
नीले रंग के ये सारे ऑटो जिनको अभी झंडी हरी झंडी दिखाई गई, ये सारे आज से दिल्ली की सड़कों पे चलने चालू होंगे। प्रदूषण को देखते हुए धीरे धीरे हम सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली में अब ऑटो सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक ऑटो चलने चालू होंगे। अभी जिन जिन कुछ एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ ऑटो वाले भाइयों को बहनों को उनके कागज़ सौंपे गए, आपको देखना चाहिए था कितनी खुशी थी उनके सबके चेहरे पे, इतने खुश थे सब लोग। तो एक तरफ कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज 3,500 4,000 का लगभग अभी रिलीज़ किया है कोटा, 3,500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। तो ये 3,500 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ऑटो चलाएंगे तो 3,500 परिवारों को रोज़गार भी मिलेगा और दूसरी तरफ ऑटो दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। तो मैं इन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। इन 3,500 में लगभग 500 महिलाएं हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी ऑटो चला रही हैं, अपने परिवार को पालेंगी। मेरे मन में एक डाउट था कि क्या महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज तो नहीं हो सकते। तो अभी सुनीता चौधरी जी हैं जो ऑटो ड्राइवर है, उनसे मैं बात कर रहा था। वो 2003 से ऑटो चला रही हैं, उनको लगभग 19 साल हो गए ऑटो चलाते। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो ऑटो जिन लोगों को आज मिले हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन है। EV पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, ये EV पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है और अब दिल्ली को EV कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाने लगा है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन अब ये EV कैपिटल भी माना जाने लगा है। और हमें ये लगता था कि लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहेंगे भाई लोगों को, भाई अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया कुछ खरीदना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। लेकिन जितनी तेज़ी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही जब से EV पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफ़ी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने EV पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो EV पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर EV पॉलिसी लागू की जा रही है। ਵਿਲੋਦਮੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਖਾਣਾ Деякі судна були просто захоплені. Це піратство. Піратство заради крадіжки вантажу. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована Росією не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це небезпека для будь-кого, для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні. Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити у Босфорі, іншу поблизу кордону Болгарії, ще одну біля узбережжя Румунії. І не хочеться навіть і уявляти, що буде, якщо частину з цих мін не вдасться вчасно знешкодити, хто тоді постраждає? Можливо, пароми? Не дай Боже, або пасажирські лайнери, або торговельні судна, а можливо і танкери, підрив яких може призвести не тільки до людських жертв, але й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово, коли вбивали у Європі
критиків російської влади, або навіть коли збила малазійський Боїнг у небі над Донбасом. Війна зараз не обмежується тільки нашими кордонами. Жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія. Подумайте, як на це дивляться у тих регіонах світу, де є потенційні агресори і цілком можливі нові війни з сусідами. Там вичікують. А чи буде для Росії достатнє покарання за її дії? Ці страшенні, агресивні дії, якщо не буде, то ви побачите усе, що переживаємо зараз ми, повториться і в інших регіонах. Пані та панове, норвезькі народи, у нас з вами немає спільних кордонів, але у нас з вами є спільний сусід, який заперечує усі наші з вами спільні цінності. Для російської держави в її сучасному стані немає жодного значення ані свобода народів, ані свобода людини. В Росії заперечуються загальновизнані права людини. Там не те, що немає безпеки для представників меншин, їх там просто можуть вбити і вбивають, впевнений. Ви про це все знаєте, ви знаєте, що там немає верховенства права і справедливого суду. Ви знаєте, що розколювати і руйнувати європейські демократії – це багатолітня політика Російської Федерації. Війна Росії проти України – це все просто продовжує. Це спроба руйнації усього, на чому тримається Європа, на чому ми з вами тримаємось. Тому це агресія, яка має на меті вихід за межі наших кордонів. Думаю, ви відчуваєте нові ризики і поблизу свого кордону з Росією. В Арктичному регіоні вже накопичено таку кількість російських військ, яка не має жодного нормального пояснення. Для чого? Проти кого? Майбутнє Європи, усього континенту, від півночі до півдня, від заходу до сходу, вирішується саме зараз. На нашій землі, на українській землі, в українському повітрі, в українському морі. Щоб вашим солдатам не довелось захищати держави східного флангу НАТО, щоб російські міни не дрейфували до ваших портів і фьордів, щоб вашим людям не довелось звикати до звуку повітряної тривоги, і щоб російські танки не накопичувались на вашому кордоні. Маємо разом і тільки разом зупиняти агресію Російської Федерації. Я вдячний вашому уряду та усьому вашому суспільству за вже надану відчутну підтримку нашій державі, в тому числі за допомогу зброєю. Ви зробили історичні кроки, надавши нам те, чого ми потребуємо в боротьбі за свободу і проти тиранії. Але війна продовжується. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Перше і головне – це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Ми, повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети «Гарпун», а також протиповітряні системи «Насамс». Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими ви користуєтесь разом з іншими європейцями. Друге – це санкції. Єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир. Впевнений, що країна, яка щорічно забезпечує вручення Нобелівської премії миру, як ніхто інший розуміє, чого вартий мир, так як він нам потрібен. Яке цінне кожне зусилля на шляху до миру.
Тому нові санкційні пакети мають запроваджуватись щотижнево, без пауз. Чим більше міцними вони будуть, тим скоріше ми повернемо мир. Я вдячний Норвегії за приєднання до санкцій Європейського Союзу, але прошу вас зробити ще дещо. Важливо, щоб європейські компанії не допомагали цій воєнній машині, яка вбила вже тисячі наших людей, зруйнувала десятки міст повністю. Жодної крони. Прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії. Наприклад, ваша компанія Мотостек та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів. ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। आदरणीय सभापति जी, आपने वक्ताओं के लिए काफी सीमाएं बांधी है। मेरी कोशिश रहेगी उन सीमाओं का पालन करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। वैसे हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहां बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहां छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहां रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है। और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं, उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे, और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। एक लंबा समय हम इस 4 दीवारों के बीच में बिताते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने की भावनाओं का यहां प्रतिबिंब, अभिव्यक्ति, वेदना, उमंग, सब कुछ यहां पर एक प्रवाह बहता रहता है, और उस प्रवाह को हम भी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कभी हमको लगता होगा कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सच्चाई है,
लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हम सदन को देकर के जाते हैं, उससे ज्यादा सदन से लेकर के जाते हैं, क्योंकि भारत की विविधताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से निकली हुई चीजें, उसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं सदन में। और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे। और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की हैं, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहां हो या वहां हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूंगा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी के 75 साल हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहां से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज्यादा होगा हमारे पास, जब यहां से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को, मैं इंडिविजुअली उल्लेख नहीं कर रहा हूं, सभापति जी ने कहा है कि व्यक्तिगत मिले तो कह देना, तो मैं व्यक्तिगत जरूर कोशिश करूंगा। आप सबको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको मैं जरूर नोटिस करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 16000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ भी नहीं होवेगा। तो मैं समझता हूं ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये जोश कहां से आ रहा है मुझे पता है। ये 2 साल का रुका हुआ जोश है। ये जोश को संभाल के रखिए। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा भी सरकार आपको दे रही है स्कॉलरशिप का, इसको भी संभाल के खर्च करना है। आज 16,000 बच्चों को, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सरकार की योजना है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो निर्माण मजदूरों के बच्चे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 6,000 रुपए साल में दिया जाता है। 6,000 रुपए। और आज ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, 9वीं से 10वीं, 9वीं और 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन
के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो सरकार की योजना है कि उनको 8,400 रुपए एक साल में दिया जाता है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ निर्माण मजदूर, ये सारा पैसा निर्माण मजदूरों के तरफ से आया हुआ पैसा है, निर्माण मजदूरों के लिए आया हुआ पैसा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये निर्माण मजदूर क्या हुआ। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप सबको मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुन के अपने अपने स्कूल में अपने हर बच्चे को बताना, अपने मोहल्ले में हर बच्चे को बताना कि सरकार ने ये निर्माण मजदूरों के लिए योजना बनाई है। और निर्माण मजदूर का मतलब यही नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सर पे ईंटें रख के ले जा रहा हो या सीमेंट रख के ले जा रहा हो, वो निर्माण मजदूर होगा। निर्माण मजदूर का मतलब होता है हमारे लिए, सरकार के लिए, निर्माण मजदूर हर वो आदमी है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सड़क के कंस्ट्रक्शन में या कहीं ऐसी जगह लग के, या तो जो कुली वाली मजदूरी करता है, सामान उठाता है, या राजमिस्त्री है, या वाइंडिंग का काम करता है, बार वाइंडिंग का, या कंक्रीट के मिक्सिंग का काम करता है, या कुली है, लोहार है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इस तरह का कोई भी काम, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर किसी के मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं या गार्ड का काम करते हैं, उनको भी सरकार मानती है कि निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण के लिए श्रम करते हैं। इसलिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, गार्ड हैं, कुली हैं, मजदूर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सबके लिए योजना बनाई है। 1ली से 8वीं तक के बच्चे अगर निर्माण श्रमिक के हैं तो उनके लिए, जैसा मैंने कहा, 6,000 रुपये हर साल। अगर 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो 8,400 रुपये हर साल। अगर 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000 रुपये हर साल। अगर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं अभी तो सारे स्कूल वाले हो, अब आगे की बात सुन लो। 11वीं में 12वीं में कौन कौन है? ये सारा, इसीलिए ज्यादा शोर मच रहा है यहां से। 11th-12th के ज्यादा हैं। तो 11th-12th के बच्चों को मैं बता दूं कि जब ग्रेजुएशन में, अभी तो आपको 12,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, लेकिन अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सरकार की ओर से आपको, अगर किसी बीए या ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में दाखिला लोगे तो 36,000 रुपये महीने, 36,000 रुपये साल के मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाओगे तो 36,000 रुपये साल के मिलेंगे। और अगर पॉलिटेक्निक में, किसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वगैरह करने के लिए जाओगे तो 60,000 रुपये साल के मिलेंगे, क्योंकि वहां की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आईटीआई में जाओगे तो 48,000 रुपये साल के मिलेंगे। अगर कॉलेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक कुछ करोगे आगे का कोर्स, तो उसमें भी आपको 60,000 रुपये साल के मिलेंगे। तो ये योजनाएं सरकार ने आपके लिए बनाई हैं। आज आप सबको, क्योंकि आपने, आपके मम्मी पापा ने या आपके टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए आपको ये स्कॉलरशिप आज मिल रही है। अब आपसे मेरी 2 उम्मीदें हैं। एक तो अपने लिए हर साल इसको अप्लाई जरूर करते रहना। अप्लाई करोगे तो मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, करोगे? तो एक तो खुद अप्लाई करते रहना। अगले महीने की 15 दिन बाद, कब से हो रहा है नेक्स्ट वाला? 15 अप्रैल से ये तो जो मिल रहा है, ये तो इस साल के लिए मिल रहा है या इससे पिछले साल के एप्लीकेशन वालों को मिल रहा है? मैं चाहता हूं कि 15 अप्रैल से नई एप्लीकेशन खुल जाएगी, अगले साल की भी कर देना 15 दिन बाद। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ मन चाया प्यार घरेलू कलेश कीता कराया कारोबार विच घाटा विदेश विच पक्के ना होना माता पिता मनाउणा लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ सौतन दुश्मन छुटकारा धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721